हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द ज्योग्राफी सेंटर में। पर्यावरण भूगोल के आज के चैप्टर नंबर 7 में हम पढ़ने वाले हैं पारिस्थितिक पिरामिड को। इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है, किस प्रकार का होता है, इसको हम लोग समझेंगे। दोस्तों, पर्यावरण भूगोल का यह टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और सभी प्रकार के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, जिसको मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। An ecological pyramid is a geographical representation of the relationship between the different living organisms that at different trophic levels. अलग अलग पोषण स्तरों पर जो सजीव होते हैं, जीव होते हैं, उनके संबंध को पिरामिड बताते हैं। ठीक है, उनके पोषण स्तर के आधार पर पिरामिड बताते हैं। देखिए, होता क्या है कि किसी भी खाद्य श्रृंखला में उच्च क्रमिक पोषण स्तरों में प्रजातियों की संख्या सकल बायोमास तथा ऊर्जा की सुलभता एवं प्राप्यता में इस तरह से ह्रास होता है कि उनका आकार पिरामिड जैसा हो जाता है। ठीक है, जैसे अगर हम कहें कि जो फूड चेन है, फूड चेन मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। आप इसको पिछले क्लास में जाकर के प्लेलिस्ट मैंने बनाया हुआ है, उसको जाकर के आप देख सकते हैं। तो किसी भी फूड चेन में जैसे यहाँ पर कुछ घासें हो गई, इसको कुछ टिड्डे वगैरह खा रहे हैं और इनको बड़े पक्षी वगैरह खा रहे हैं, तो इस प्रकार का एक फूड चेन बन जाता है। तो इस प्रकार के फूड चेन में जो ये क्रम से इस प्रकार का फूड चेन चल रहा है, तो इस प्रकार के फूड चेन में संख्या, जीवों की संख्या, ऑर्गेनिजम्स का नंबर या फिर इनका बायोमास यानी कि इनका जैव भार, ठीक है, जैव भार, इनमें या तो बढ़ोतरी होती है इनकी प्राप्यता के आधार पर, या तो फिर इनमें ह्रास के आधार पर, या तो ये बढ़ते चले जाते हैं या फिर ये घटते चले जाते हैं। ठीक है, तो खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा, अगर हम बात करें यहाँ से खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा या फिर खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा या फिर खाद्य श्रृंखला में अगर हम बात करें तो पोषण जो जीवधारियों को मिलता है, उनमें एक ऐसा क्रम बन जाता है कि या तो वो बढ़ता चला जाता है, ठीक है, या फिर वो घटता चला जाता है लगातार। और ये किसके आधार पर बढ़ता या घटता है? तो ये संख्या के आधार पर घटता या बढ़ सकता है, या फिर ये जैव भार के आधार पर घटता या बढ़ता है, ठीक ना? और ऊर्जा के आधार पर भी घट या बढ़ सकता है। तो इस प्रकार से ये घट या बढ़ सकता है, इनकी इस प्रकार से प्राप्यता होती है या इस प्रकार से इनका ह्रास होता है कि इनका आकार पिरामिड के जैसा हो जाता है। ठीक है, इनका आकार जो है ना पिरामिड के जैसा हो जाता है। क्लियर? देखिए, चार्ल्स एंटन महोदय ने 1927 में, वर्ष 1927 में पिरामिड की अवधारणा, पारिस्थितिकी पिरामिड की, इकोलॉजिकल पिरामिड की अवधारणा प्रस्तुत की थी। इसके बाद 1938 में बोडेनहाइमर ने बायोमास के लिए पिरामिड संरचना की अवधारणा प्रस्तुत की। 1942 में हचिंसन और लिंडमैन ने उत्पादकता के लिए पिरामिड का प्रस्ताव रखा था। हालांकि आप ये भी जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए कि लिंडमैन ने 1942 में ही 10% रूल भी दिया था, जिसकी आगे चर्चा मैं करूंगा। ठीक है, तो पिरामिड क्या होता है आप समझ गए। इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं कि पिरामिड की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। देखिए, पिरामिड में 2 से 4 परतें होती हैं, यानी कि लेयर्स होती हैं, स्तर होते हैं। ठीक है, अलग अलग। जो जीव एक ही प्रकार के भोजन स्रोतों पर निर्भर होते हैं, उन्हें एक ही स्तर पर रखा जाता है। ठीक है, जो जीव एक ही प्रकार के भोजन स्रोतों पर निर्भर होते हैं, उन्हें एक ही स्तर पर रखा जाता है। कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि जितने भी प्रकार के टिड्डे हैं, ये जितने भी टिड्डे हैं एक ही प्रकार के जीव हुए ना, या फिर अन्य कोई अन्य वो जीव, अन्य ऐसा कोई भी प्राणी जो घास को खा रहा है, तो वो पोषण स्तर 2 पर आएगा, वो प्राइमरी कंज्यूमर होगा। ठीक है, तो जितने भी घास को खाने वाले हैं वो सब के सब एक ही स्तर पर, एक ही लेवल पर रखे जाएंगे। इसके अलावा उत्पादक विशाल आबादी वाले पारिस्थितिक पिरामिड सबसे निचले स्तर पर स्थित हैं, यानी कि जो प्रोड्यूसर होते हैं, प्रोड्यूसर वो सबसे नीचे रखे जाते हैं। ठीक ना, जितने भी प्रोड्यूसर हैं, यानी कि जो स्वपोषी हैं, जो सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बना रहे हैं, वो पिरामिड के सबसे निचले स्तर पर होते हैं। अगर ये पिरामिड है, ठीक है, तो ये सबसे नीचे इस वाले स्तर पर इनको रखा जाएगा। पिरामिड चाहे भले ही उल्टा है, अगर उल्टा पिरामिड भी है लेकिन प्रोड्यूसर हैं,
तो भी उनको नीचे ही रखा जाएगा। इस बात का आप ध्यान में रखेंगे। आगे जब हम लोग पढ़ेंगे पिरामिड वगैरह को तो ये सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे। इसके अलावा परभक्षी और अपेक्षाकृत चूंकि ये कम आबादी वाले होते हैं, तो पारिस्थितिक पिरामिड के सबसे ऊपरी स्तर पर ये मौजूद होते हैं। परभक्षी यानी कि दूसरों का भक्षण करने वाले, ये आपको कभी भी आधार पर नहीं मिलेंगे, ये आपको कभी भी नीचे के आधार पर नहीं मिलेंगे, ये हमेशा आपको ऊपर ही मिलेंगे, इस क्षेत्र में मिलेंगे। ठीक है। पिरामिड का नुकीला आकार इस तथ्य के कारण है कि पिरामिड के प्रत्येक गुजरते स्तर के साथ ऊर्जा या बायोमास की आपूर्ति कम होती है। जैसा कि हमने आपको भी बताया है कि जैसे जैसे ऊर्जा, संख्या या जैव भार कम होगा या बढ़ेगा, ठीक ना, वैसे वैसे इनकी आपूर्ति कम होती चली जाएगी। ठीक है। हालांकि ये ऊर्जा और बायोमास के संदर्भ में है, या फिर इनमें बढ़ोतरी भी होती चली जाएगी और कम भी होता चला जाएगा। ये दोनों चीजें इसमें मैं बताऊंगा आगे क्या है इसमें। ठीक ना। हालांकि सबसे ज्यादा इसमें बात ये होती है ना कि आपूर्ति ऊर्जा और बायोमास की क्या होती है, ये लगातार कम होती है अगर ऊर्जा और बायोमास के आधार पर देखा जाए तो, क्योंकि पिरामिडों के 3 प्रकार होते हैं जिसको आगे डिस्कस करेंगे। संख्याओं के पिरामिड के मामले में सबसे ऊपरी स्तर पर व्यक्तियों की संख्या कम होती है, लेकिन उसके सापेक्ष शरीर का आकार और आयतन बढ़ जाता है। ठीक है। अगर संख्या का पिरामिड है तो सबसे ऊपरी आधार पर, यानी कि संख्या का पिरामिड है तो इस पर, या फिर अगर इसका पिरामिड उल्टा भी बन रहा है तो इस पर। ठीक है। व्यक्तियों की संख्या क्या होती है, लोगों की संख्या या किसी भी प्राणी की संख्या कम होती है, लेकिन उनका शरीर बड़ा हो सकता है। आइए आगे समझते हैं। जैसे कि ये एक पिरामिड दिया हुआ है, ठीक ना। ये पिरामिड जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, ये जैसे जैसे पिरामिड ये ऊपर बढ़ रहा है, इनका जो बायोमास है, बायोमास कम हो रहा है। ठीक है। इनका बायोमास लगातार कम हो रहा है, यानी कि इनका जो भार है, जो वजन है, जैव मास, ठीक है, जैव भार जो इनका है वो लगातार कम हो रहा है। जैसे जितने भी प्रोड्यूसर हैं, प्रोड्यूसर में घासें, फूल पत्तियां, फसलें आ गई, ठीक ना, तो इनका भार सबसे ज्यादा होगा। इनका भार क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। इनका भार सबसे ज्यादा है। इसके बाद आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, इनका भार इनसे कम होगा। फिर आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो इनको खाने वाले हैं, तो इनका भार उससे भी कम होगा। इसके बाद आते हैं टर्शियरी कंज्यूमर्स जो इनको खाने वाले हैं, तो इनका भार उससे भी कम होगा। फिर आते हैं प्रेडेटर्स जैसे बाज वगैरह जो इनको खाएंगे, इनका भार सबसे कम होगा। ठीक है। तो बायोमास इनका लगातार क्या होता है, कम होता चला जाता है एक पिरामिड में। क्लियर। ये एक पिरामिड यहाँ पर बना करके दिखाया गया है। ठीक है। ये क्या है, 10% रूल को ये फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। एनर्जी इनकी क्या होती है, लगातार कम होती चली जाती है। तो आइए आगे देखते हैं कि पिरामिड आखिर कितने टाइप के होते हैं। तो यहाँ पर 3 टाइप के पिरामिड दिए गए हैं। पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ सॉरी पिरामिड ऑफ बायोमास और पिरामिड ऑफ एनर्जी, यानी कि संख्या का पिरामिड, बायोमास का पिरामिड और ऊर्जा का पिरामिड। आइए आगे हम एक एक प्रकार की पिरामिडों को समझेंगे। पहला है संख्या का पिरामिड। देखिए, पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न पोषी स्तरों पर जीवित व्यक्तियों की संख्या को व्यवस्थित करके जो पिरामिड बनाया जाता है उसे संख्याओं के पिरामिड के रूप में जानते हैं, जिनके आधार पर उत्पादक और शीर्ष स्तर पर मांसाहारी होते हैं। देखिए, अगर इस प्रकार का पिरामिड हो जिसमें हम मेनली क्या कर रहे हैं, संख्या के आधार पर उसको प्रस्तुत कर रहे हैं, यानी कि नंबर में हम उसको बता रहे हैं। संख्या के आधार पर अगर हम कोई प्रकार किसी प्रकार का पिरामिड अगर हम बता रहे हैं तो उसको पिरामिड ऑफ नंबर या संख्या का पिरामिड कहा जाता है। इसकी खासियत क्या है, इसकी विशेषता क्या है, तो इसके आधार पर, ये आधार है, सबसे नीचे आधार हुआ, प्रोड्यूसर होते हैं, उत्पादक होते हैं, और सबसे टॉप पर क्या होते हैं, कार्निवोर्स होते हैं, यानी कि मांसाहारी होते हैं। क्लियर। तो आधार पर उत्पादक होते हैं संख्या की पिरामिड में, और इसके सबसे शीर्ष पर क्या होते हैं कि मांसाहारी होते हैं। क्लियर। आइए आगे देखते हैं। संख्याओं का पिरामिड सीधा और उल्टा दोनों हो सकता है, यानी कि ये पिरामिड इस तरीके से सीधा भी हो सकता है और ये पिरामिड इस तरीके से उल्टा भी हो सकता है। ठीक है। ये अपवर्ड भी हो सकता है और इन्वर्टेड भी हो सकता है या डाउनवर्ड भी हो सकता है। सीधे पिरामिड के आधार पर उत्पादकों की संख्या सबसे अधिक होती है। तालाब या घास के मैदान पारिस्थितिक तंत्र जैसे हर गुजरते स्तर के साथ उनकी संख्या घटती रहती है। तालाब हो गया, चाहे घास का मैदान हो गया ना, इसमें संख्या के पिरामिड में क्या होता है कि उत्पादकों की संख्या सबसे अधिक होती है, और जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं, ठीक है, जैसे जैसे हम किसी स्तर पर, किसी लेवल पर हम आगे बढ़ते हैं, जिस लेवल पे आगे बढ़ते हैं उनकी संख्या
घटती चली जाती है। तो आइए इस पिरामिड को देख लेते हैं। संख्या का सीधा पिरामिड है, अपवर्ड नंबर पिरामिड है। अपवर्ड नंबर पिरामिड को देखिए, ये क्या है, प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है, ये प्रोड्यूसर है, इनकी संख्या क्या है, ज्यादा होती है। फिर इनकी इससे कम, फिर अगले लेवल पर इनकी संख्या इससे कम, और इस लेवल पर इनकी संख्या इससे भी कम होती है। यहाँ पर देख लीजिए, जो ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 है। यहाँ पर जितने भी प्राथमिक उत्पादक हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, इनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। संख्या देखिए इनकी, भाई दुनिया में बहुत सी फसलें बोई जाती है ना, तो संख्या के आधार पर अगर हम जीवित प्राणियों की बात करेंगे, ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे, चाहे वो प्राणी हो, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, हालांकि आधे तो प्रोड्यूसर ही हैं आधार पे इसके। तो जैसे जैसे हम इसमें लेवल में आगे बढ़ेंगे, घासें बहुत ज्यादा, और इन घासों को खाने वाले कम लोग, लेकिन ज्यादा घासें खा रहे हैं, लेकिन संख्या में तो घासें ज्यादा है ना, तो इनको खाने वाले कम। फिर जैसे जिराफ हो गए, अब जिराफ वगैरह को खाने वाले शेर, शेर और कम, जिराफ की संख्या और ज्यादा। तो जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं संख्या के पिरामिड में, ठीक है, सीधी संख्या के पिरामिड में, ठीक है, अपवर्ड अगर ये पिरामिड है, तो ये इनकी संख्या क्या होती चली जाती है, कम होती चली जाती है। तो यहाँ पर संख्या का जो सीधा पिरामिड होता है, उसमें दो चीजें आती हैं, एक घास पारितंत्र और दूसरा जलीय पारितंत्र, ठीक ना। संख्या का पिरामिड जो होता है वो सीधा भी हो सकता है और उल्टा भी हो सकता है, ठीक है। अगर हम सीधे पारितंत्रों की बात करेंगे, तो सीधे पारितंत्रों में जलीय पारितंत्र और घास का मैदान पारितंत्र, ठीक ना, ये हो गया आपका जलीय, और ये हो गया घास का पारितंत्र। ये दोनों अब क्या होते हैं, सीधे संख्या के पिरामिड होते हैं, ठीक है, जलीय पारितंत्र और घास का मैदान, ठीक ना, ये सीधे संख्या के पिरामिडों में आएगा। अगर हम बात करें उल्टा संख्या का पिरामिड, इन्वर्टेड नंबर पिरामिड की बात करते हैं, तो इन्वर्टेड नंबर पिरामिड में देखिए सबसे नीचे क्या है, प्रोड्यूसर है, यहाँ भी प्रोड्यूसर होगा, ऐसा नहीं कि प्रोड्यूसर ऊपर चला जाएगा, प्रोड्यूसर यहाँ भी नीचे होगा, और जो कंज्यूमर होगा, उपभोक्ता होगा, वो सबसे ऊपर होगा। लेकिन यहाँ पर बात हम क्या कर रहे हैं, संख्या की कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें उदाहरण क्या होता है इसका, वृक्ष पारितंत्र। उल्टा संख्या की पिरामिड का उदाहरण है वृक्ष पारितंत्र, ठीक है। अब उल्टा संख्या का पिरामिड क्या है, अब ये समझिए, जैसे जैसे हम इस पिरामिड में ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, वैसे वैसे संख्या क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, वैसे वैसे संख्या बढ़ती चली जाती है। क्लियर, संख्या वैसे वैसे बढ़ेगी इसमें। अब देखिए कैसे, एक पेड़ है, एक पेड़ पर सैकड़ों पक्षी रह सकते हैं, लेकिन ये सैकड़ों पक्षी खाते किसको हैं, लाखों करोड़ों कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। तो जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे, संख्या वैसे वैसे बढ़ती चली जाएगी। तो इसीलिए क्या है, संख्या का पिरामिड है, लेकिन इसके आधार पर संख्या कम है और इसके शीर्ष पर संख्या ज्यादा है, इसलिए उल्टा संख्या का पिरामिड हुआ। इसका उदाहरण है वृक्ष पारितंत्र। अगर हम एक वन पारितंत्र की बात करें, अगर हम वन पारितंत्र की बात करें, ठीक है, अगर हम वन पारितंत्र की बात करें, तो एक वन में सीधा संख्या का पिरामिड और उल्टा संख्या का पिरामिड दोनों देखने को मिलता है, ठीक है। देखिए भाई, अगर कोई वन है, कोई जंगल है, तो इसमें पेड़ भी बहुत ज्यादा होंगे, घासें भी बहुत ज्यादा होंगी। तो भाई वृक्ष भी इसमें आ रहा है, एक वृक्ष पर हजारों पक्षियां रहती हैं, सैकड़ों पक्षियां रहती हैं। फिर जैसे जैसे इसका लेवल बढ़ेगा, फिर क्रम वही चलेगा जो मैंने आपको इस वाले में बताया। यहाँ पर आगे अगर ये जंगल है तो इसी हिसाब से इसको समझ लीजिए, ठीक है। तो घास का मैदान सीधे संख्या की पिरामिड में आता है, लेकिन अगर हम वन की बात करेंगे, वन पारितंत्र की बात करेंगे, तो ये दोनों में आता है। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा कि वन पारितंत्र इन दोनों पारितंत्रों के, यानी कि उल्टा संख्या का पिरामिड और सीधा संख्या का पिरामिड, ये दोनों की श्रेणी, दोनों के मध्य में आता है, दोनों के मध्य में आता है। क्लियर, आइए अब हम चलते हैं बायोमास पिरामिड को देखेंगे, ठीक है। बायोमास पिरामिड क्या होता है, देखिए, पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला तथा खाद्य जाल के सभी पोषण स्तरों पर भंडारित समस्त जीवों के सकल भार के प्रदर्शन तथा अध्ययन के लिए बायोमास पिरामिड का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है ना कि जीवों की संख्या को नहीं ध्यान में रखते हैं, इसमें जीवों के भार को ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। इसमें जीवों के भार को ध्यान में रखा जाता है।
और प्रत्येक पोषण स्तर पर, चाहे पोषण स्तर 1 हो, पोषण स्तर 2 हो, पोषण स्तर 3 हो, पोषण स्तर 4 हो, कोई भी हो, इसमें भार को ही प्रमुखता दी जाती है और उसके हिसाब से इसको समझा जाता है। ठीक, इससे क्या होता है, इससे हमें पता लगता है कि किस परितंत्र में जीवों का कितना भार है। उससे हमें उनके संरक्षण और उनके संवर्धन में सहायता मिलती है। अब बायोमास को मीजर किया जाता है ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर में। ठीक है, इस विधि द्वारा जीवों के आकार के अंतर की समस्या दूर हो जाती है, क्योंकि इसमें पोषण स्तर के सभी प्रकार के जीवों का मापन किया जाता है ना, कि आकार किसका क्या है, उसमें बड़ा बताना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम जैव भार, सबके भार को कैलकुलेट करते हैं, जितने भी किसी भी स्तर पर जितने भी जीव उसमें शामिल होते हैं उन सबको मेजर किया जाता है। ये पिरामिड भी दो प्रकार के होते हैं, उल्टा और सीधा। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे कि कौन कौन से दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले सीधे बायोमास पिरामिड की बात करते हैं, अपवर्ड बायोमास पिरामिड। अपवर्ड बायोमास पिरामिड किसी भी प्रकार का हो, वो सीधा होता है। ठीक है, जैसे अगर हम वन पारितंत्र की बात करें, या हम अगर वृक्ष की नहीं, अगर हम वन की बात करें, जैसे कि जितने भी प्रकार के पारितंत्र हैं ना, वो सब के सब क्या होते हैं, जय मात्रा के पिरामिड, वो सीधे पिरामिड होते हैं। क्लियर, जितने भी होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए उत्पादक हैं, यहाँ हम मेनली बाहर की बात करने वाले हैं, और उत्पादकों को कौन खा रहा है, उपभोक्ता खा रहे हैं। तो प्रथम प्रथम स्तर के उपभोक्ता खा रहे हैं, प्रथम स्तर के उपभोक्ताओं को द्वितीय स्तर के उपभोक्ता खा रहे हैं, और इनको तृतीय स्तर के उपभोक्ता खा रहे हैं। लेकिन अगर हम बायोमास की बात करेंगे, जैवभार की बात करेंगे, ठीक है, तो जैसे जैसे हम यहाँ पर ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, इसमें जैसे जैसे हम इस पिरामिड में ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, तो इसकी हमें एक अलग विशेषता देखने को मिलती है। जैसे इस पिरामिड में जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं, तो जो शीर्ष होता है इसका, वो लघु पोषण स्तर पर आ जाता है। क्लियर, यानी कि सबसे नीचे भार ज्यादा होता है, और जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं, भार क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो नीचे भार क्या था, ज्यादा था, और ऊपर भार क्या था, कम था। जैसे समस्त अगर हम उत्पादकों को मिला देंगे इस धरती पर, जिसमें कि उत्पादक की अगर हम बात करें स्वपोषी हैं, तो उनका भार बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, फिर जितने भी शाकाहारी हैं, इन शाकाहारियों की अगर हम बात करेंगे, तो इनका भार कितना भी होगा तो उत्पादकों से कम ही होगा। इनको खाने वाले जो प्राथमिक मांसाहारी हैं या मांसभक्षी हैं, इनका भार इनसे कम होगा। और जो उसके ऊपर शीर्ष मांसभक्षी है, जैसे शेर हो गया, तो शेर बताइए जंगल में कितने पाए जाते हैं, 2, 4, 6, 8, या कुछ ग्रुप में होंगे। भेड़िया बहुत ज्यादा होंगे, तो भेड़िया को कौन खा रहा है, शेर खा रहा है। भेड़िया किसको खा रहे हैं, शाकाहारियों खा रहे हैं। तो शाकाहारियों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, तो इनका जो अगर हम भार कैलकुलेट करेंगे ना, इनका अगर हम भार कैलकुलेट करेंगे, या व्यवहारिक शब्दों में अगर बात की जाए, तो इनका अगर हम वजन कैलकुलेट करेंगे, तो इनका वजन कम आएगा, किससे, मांसभक्षी से। और मांसभक्षी जो प्राथमिक मांसभक्षी है, ठीक है, इनका वजन ज्यादा हो जाएगा, किससे, शेर से। ठीक है, तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, इनके भार में ह्रास की हमें प्रवृत्ति देखने को मिलती है। इनके भार में ह्रास होता चला जाता है। ठीक है, अब यहाँ से हम बात करने वाले आगे उल्टे बायोमास पिरामिड की। देखिए, जलीय पारिस्थितिक तंत्र में बायोमास का पिरामिड उल्टा हो सकता है, क्योंकि जलीय परितंत्र के जो उत्पादक होते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट चीज है जो परीक्षा में आपको ध्यान में रखना है। जलीय परितंत्र के जो उत्पादक होते हैं ना, वो सूक्ष्म पादप प्लवक होते हैं, जो तीव्र गति से वृद्धि करते हुए जनन करते हैं। मतलब यहाँ उत्पादकों का जो भार होता है वो कम होता है। किसमें कम होता है, उल्टे बायोमास के पिरामिड में। यहाँ देखिए, सीधे बायोमास के पिरामिड में, सीधे बायोमास के पिरामिड में, ये जो है सीधा बायोमास का जो पिरामिड है, इसमें जो उत्पादक होते हैं इनका भार ज्यादा होता है। ध्यान दीजिए, इसमें जो उत्पादक हैं इनका भार क्या है, ज्यादा है, और जो शीर्ष पर है उनका भार कम है। लेकिन उल्टे बायोमास के पिरामिड में क्या हो रहा है, उत्पादकों का भार क्या है, कम है, और जो सबसे ऊपर के उपभोक्ता हैं इनका भार क्या है, ज्यादा है। जैसे व्हेल मछली इसमें आ जाएगी, ठीक ना, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं भाई, हम जलीय पारिस्थितिक तंत्र की बात कर रहे हैं। ठीक ना, तो कोई तालाब हो गया, कोई झील हो गया, कोई समुद्र हो गया, यानी कि तालाब या फिर कोई भी जलीय पारिस्थितिक तंत्र, ठीक ना, तालाब या कोई भी जलीय पारिस्थितिक तंत्र में जो बायोमास का पिरामिड होता है वो उल्टा होता है। इस बात को ध्यान में आप रखेंगे।
ठीक है? जैसे जो जल में रहने वाले जो प्रोड्यूसर होते हैं ना, उनका भार बहुत ज़्यादा कम होता है। संख्या तो ज़्यादा होती है, लेकिन उनका भार कम होता है। इनसे भारी इनको खाने वाली मछलियाँ होती हैं, और छोटी मछलियों को खाने वाली मछलियाँ संख्या में कम हो सकती हैं, लेकिन बहुत इनसे भी ज़्यादा भारी-भारी मछलियाँ होती हैं, जैसे व्हेल वगैरह मछलियाँ इसमें आती हैं। ठीक है? इसीलिए बायोमास के पिरामिड का आधार छोटा होता है, और किसी भी समय उपभोक्ता का बायोमास प्राथमिक उत्पादक के बायोमास से ज़्यादा होता है। ठीक है? किसमें? उल्टे बायोमास के पिरामिड में, जो कि जलीय पारिस्थितिक तंत्र के पिरामिड होते हैं। अब आगे हम लोग यहाँ से बात करेंगे ऊर्जा के पिरामिड की। ठीक है? देखिए, किसी पारितंत्र के विभिन्न पोषण स्तरों की कार्यात्मक भूमिका की तुलना करने के लिए ऊर्जा पिरामिड ही सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन होता है, क्योंकि उसमें व्यष्टियों के आकार और जैव संहति यानी कि बायोमास की भिन्नताओं पर जरूरत से ज्यादा महत्व देकर उसे विकृत नहीं किया जाता है। यानी कि इसमें संख्या, आकार या फिर उसके भार पर महत्व नहीं दिया जाता है ऊर्जा के पिरामिड में। तो महत्व किसमें किसको दिया जाता है? तो उसकी कार्यात्मक भूमिका देखी जाती है कि किसकी कार्यात्मक भूमिका है। ठीक है? अब देखिए, ऊर्जा का पिरामिड क्या होता है? तो ऊर्जा का पिरामिड चाहे जो कुछ भी हो, ये ध्यान में रख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कि ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। ये इसमें उल्टा होने का कोई चक्कर ही नहीं है। और सीधा किस प्रकार से होता है? क्योंकि इसमें बात ऊर्जा की गई है। अगर यहाँ पर 1000 केजी की ऊर्जा मिल रही है, बात समझिएगा। अगर यहाँ 1000 केजी है या जो भी चीज़ है, अगर हम ऊर्जा की यहाँ बात करते हैं, तो यहाँ से जो अगले स्तर पर ऊर्जा जाएगा, वो उसका केवल 10% जाएगा। 1942 में लिंडमैन महोदय ने 10% का नियम दिया था। इस नियम के अनुसार एक प्राथमिक स्तर से, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर जो ऊर्जा जाती है, वो केवल 10% ही जाती है, जिसको 10% का नियम भी कहा जाता है। ठीक है? तो इसके ऊपर जो जाएगा, यहाँ पर कितना पहुंचेगा? केवल 1000 केजी था पहले, अब इसका 10% कितना हो जाएगा? 100 केजी, तो 100 पहुंचेगा। इसके ऊपर कितना पहुंचेगा? 10 केजी पहुंचेगा। इसके ऊपर कितना पहुंचेगा? केवल 1 केजी पहुंचेगा। इसके ऊपर 0.1 केजी पहुंचेगा। ठीक है? तो ये चीजें आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि क्या है, कैसी है, किस प्रकार से है। ठीक ना? तो उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको समझ में आया होगा। ठीक ना? लेकिन देखिए, हमने आपको यहाँ बताया कि ऊर्जा का पिरामिड इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि इसमें संख्या का या भार का कोई चक्कर ही नहीं है। हम सीधे-सीधे ऊर्जा ट्रांसफर के अकॉर्डिंग, यानी कि ऊर्जा प्रवाह के आधार पर हम इन चीज़ों को बता देते हैं। ठीक है? कार्यात्मक संबंधों का निरूपण कर लेते हैं इसी से कि कौन किसको कितनी ऊर्जा दे रहा है। क्लियर? A plant will use 90% of energy it gets from the sun, its own growth and reproduction. अच्छा, बात ये है कि यहाँ पर ये 10% ऊर्जा ही अगले स्तर पर क्यों ट्रांसफर होती है, और बाकी 90% ऊर्जा का क्या होता है? तो हमने पिछले क्लास में भी आपको बताया था कि जो 90% एनर्जी इसकी होती है ना, वो पौधे खुद अपना ग्रोथ करने में, ठीक है? पौधे खुद अपना ग्रोथ करने में लगा देते हैं, श्वसन करने में लगा देते हैं, रिप्रोडक्शन करने में यानी कि फल वगैरह बनाने में लगा देते हैं। तो जो भी इनको खाता है, उसको केवल इसका 10% ऊर्जा ही मिलता है। जैसे इसको खाया मान लीजिए हिरन ने, ठीक है? कोई डियर है, कोई हिरन है, वो इसको खाया, तो हिरन ग्रोथ करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा, तो उसमें इस 10% का 90% एनर्जी लगा देगा। तो हिरन को अगर कोई खा रहा है, जैसे मान लीजिए हिरन को कोई खा रहा है, अगर हिरन को कोई लायन खा रहा है, ठीक है? हिरन को शेर खा रहा है, तो हिरन को इस 10% सॉरी, शेर अगर हिरन को खा रहा है, लायन खा रहा है इसको, तो शेर को कितना मिलेगा? इसका केवल 10% मिलेगा। क्लियर? तो ये बात आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, ठीक ना? लिंडमान महोदय ने परसेंट ला 1942 में दिया था, वो चीज़ यहाँ पे है सारी चीज़, ठीक है? क्लियर? तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। इसमें जो भी डाउट है, कोई भी बात, अगर कोई दिक्कत आपको समझ में नहीं आई है, तो आप कृपया करके कमेंट करके हमें बताएँ, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया हुआ है। उसको आप क्लिक करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप से और चैनल से जुड़ सकते हैं, और उसमें आपके जो भी डाउट हैं, जो भी क्वेश्चन हैं, वो सब आप इत्मीनान से वहाँ पर पूछ सकते हैं। आपके हर एक प्रश्न का जवाब वहाँ पर मैं देता हूँ। क्लियर? आपको नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, जो भी चाहिए, आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके पूछ सकते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत-बहुत धन्यवाद।